व्यापम का ये बैच है ना सेपरेट, व्यापम की तैयारी को लेकर के ये बैच है। और व्यापम के अगर स्ट्रक्चर की बात करें अपन, व्यापम में क्या सिलेबस रहता है, तो किसी एक स्ट्रक्चर पे व्यापम के एग्जाम्स नहीं चलते हैं। आपने ये नोटिस किया होगा कि अलग अलग एग्जाम में व्यापम का स्ट्रक्चर अलग अलग हो जाता है, सिलेबस में भी थोड़ा सा बदलाव होता है। जैसे अगर आरआई के एग्जाम की बात करूं, मैं रेवेन्यू इंस्पेक्टर की बात करूं, राजस्व निरीक्षक जिसको बोलते हैं, पटवारी की बात करूं, मंडी इंस्पेक्टर की बात करूं, तो इन एग्जाम्स का सिलेबस कॉमन है। यहीं पर अगर मैं फूड इंस्पेक्टर की बात करूंगा तो सिलेबस थोड़ा चेंज हो जाता है, स्ट्रक्चर थोड़ा सा बदल जाता है। लेबर इंस्पेक्टर की बात करूंगा तो सिलेबस थोड़ा सा बदल जाता है फिर से। अगर महिला पर्यवेक्षक की बात करूंगा तो सिलेबस फिर से बदल जाता है। तो ऐसा कोई एक फिक्स स्ट्रक्चर नहीं है व्यापम का, कोई ऐसा फिक्स सिलेबस नहीं है व्यापम का कि सारे एग्जाम्स में व्यापम का वही सिलेबस रहे, ऐसा कोई फिक्स सिलेबस व्यापम का नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो ऐसा नहीं कि कोई एक सिलेबस पर्टिकुलर व्यापम का है, उसी सिलेबस पे सारे एग्जाम्स व्यापम लेता है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आप ये देखेंगे कि जो कॉमन सब्जेक्ट हैं वो लगभग आपको सारे सारे एग्जाम्स में दिखाई देंगे। जैसे बात करूं मैं मैथ्स की, बात करूं मैं रीजनिंग की, छत्तीसगढ़ जीएस की, इंडियन जीएस की, लैंग्वेज की, कंप्यूटर की, ये कॉमन सब्जेक्ट हैं जो कि व्यापम के सारे एग्जाम्स में आपको दिखाई देंगे। तो थोड़ा मैं बात करूंगा स्ट्रक्चर क्या होता है, मेन मेन जो एग्जाम्स जो अगले साल आने की संभावना है जिनकी, इस बार अभी जो आप कार्य आरक्षक होने वाला है 27 तारीख को जुलाई में, इसके बाद अमीन पटवारी दिसंबर में जो होगा, इन एग्जाम्स के बारे में थोड़ी चर्चा करूंगा। अगले साल जो ऐसा बोला जा रहा है कि पटवारी के पदों पर भर्तियां होंगी, आरआई के पदों पर भर्तियां होंगी, इसके अलावा फूड इंस्पेक्टर के रिक्त पदों पर भर्तियां होंगी, ऐसा मंत्री ने कहा था अभी। इसके अलावा सम परीक्षक के पदों पर भर्ती होने की संभावना है। तो अगले साल लग तो रहा है कि रिक्त पदों की संख्या बहुत सारी है, अलग अलग विभागों में तो भर्तियां हो सकती हैं। तो उन भर्तियों में अगर मैं सिलेबस की बात करूं कि सिलेबस क्या रहेगा, स्ट्रक्चर क्या रहेगा, अभी क्या सिलेबस है, क्या स्ट्रक्चर है, थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं पहले। मैं वैसे आप लोग को मैथ्स और रीजनिंग का पूरा सेक्शन पढ़ाऊंगा, मैथ्स का पूरा सेक्शन और रीजनिंग का। और व्यापम के एग्जाम्स ऐसे हैं कि आप मैथ्स और रीजनिंग को पढ़े बिना नहीं निकाल पाओगे। जितना मेरा अनुभव रहा है, जितना मैंने व्यापम के एग्जाम्स दिए हैं, जो मेरे व्यापम के एग्जाम्स निकले हैं, तो व्यापम के एग्जाम्स मेरे निकले हैं जिसमें मैथ्स और रीजनिंग का बहुत बड़ा योगदान रहा है। 45 प्रश्नों में मेरे 44 प्रश्न तक सही हुए हैं, तब जाके रैंक अच्छी बनी है। तो अच्छा स्कोर करेंगे मैथ्स और रीजनिंग में तो ही व्यापम के एग्जाम्स को आप निकाल पाएंगे, क्योंकि व्यापम के एग्जाम्स में मैथ्स और रीजनिंग का सिलेबस थोड़ा सा ज्यादा है, वेटेज थोड़ा सा ज्यादा है। तो एक बार एक जनरल स्ट्रक्चर क्या है व्यापम का उसकी बात करते हैं। अभी अपने पास अमीन पटवारी का क्या स्ट्रक्चर है, आने वाले समय में क्या हो जाएगा, आरआई पटवारी, फूड इंस्पेक्टर, इनका क्या स्ट्रक्चर है, क्या सिलेबस है, थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं। तो आज का जो लेक्चर होगा पूरा ये थोड़ा सा अपन स्ट्रक्चर को समझेंगे, मैथ्स में क्या क्या कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं वो समझेंगे, रीजनिंग में क्या क्या पढ़ना है, कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं, इन बातों को समझेंगे। आज मैं ऐसा कुछ पढ़ाऊंगा नहीं कोई टॉपिक उठा के, वो तो आपने यूट्यूब में लेक्चर्स देखे होंगे, तो उसकी आवश्यकता नहीं है कि मैं आप लोग को पहले दिन कुछ पढ़ाऊं ताकि आप लोग देखें समझें मेरे को। वो सब यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस मेरे पड़े हुए हैं, आप उनको देखे होंगे। और आजकल के बच्चे इतने एक्टिव रहते हैं कि वो सोशल मीडिया में चीजों को देख करके ही आते हैं। तो आज पूरा स्ट्रक्चर को, सिलेबस को समझाऊंगा, क्या क्या पढ़ने वाले हैं, क्योंकि जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं उसके बारे में अगर आपको जानकारी ही नहीं है कि उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसमें क्या क्या पढ़ना है, तो फिर तैयारी करने का कोई मतलब निकलता नहीं है। तो स्ट्रक्चर को पहले समझेंगे। स्ट्रक्चर तो व्यापम ने एकदम फिक्स कर दिया है। स्ट्रक्चर की बात करूं अगर मैं, तो व्यापम का स्ट्रक्चर एकदम फिक्स हो गया है। स्ट्रक्चर क्या फिक्स हो गया है व्यापम का, आप सभी जानते होंगे। व्यापम ने 10 जून 2023 के बाद से, 10 जून 2023 को शिक्षक भर्ती परीक्षा हुई थी। 10 जून 2023 को शिक्षक भर्ती परीक्षा का आयोजन व्यापम ने किया था। शिक्षक भर्ती परीक्षा, यहां पे आपने देखा होगा बस्तर और सरगुजा संभाग के लिए शिक्षकों के पद पर भर्तियां की गई थी 10 जून 2023 को। तो इस दिन शिक्षक भर्ती परीक्षा का आयोजन हुआ था। इसके बाद से बोल रहा हूं मैं, इसके बाद से जितने भी एग्जाम्स व्यापम ने लिए हैं, भर्ती परीक्षाओं की बात कर रहा हूं, पात्रता परीक्षा की बात नहीं कर रहा हूं, एंट्रेंस एग्जाम की बात नहीं कर रहा हूं, मैं भर्ती परीक्षाओं की बात कर रहा हूं। तो इसके बाद से व्यापम ने जितनी भर्ती परीक्षाएं ली, सारी भर्ती परीक्षाओं में व्यापम ने एक स्ट्रक्चर सेट कर दिया कि 100 प्रश्न पूछेगा, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, यानी 100 अंकों का पेपर होगा, 100 अंकों का।
अगर आप सही उत्तर टिक करते हैं, अगर आप सही उत्तर टिक करते हैं तो आपको 1 नंबर देगा, और अगर आप गलत उत्तर टिक करते हैं तो आपका 0.25 माइनस हो जाएगा। समय होगा 2 घंटे का। वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे, वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न मतलब ऑब्जेक्टिव, वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे। एमसीक्यूज वाले जो होते हैं, एक प्रश्न के साथ में आपको 4 ऑप्शंस दिए होंगे, उन चारों में से कोई एक आपका करेक्ट होगा। ये स्ट्रक्चर व्यापम ने सेट कर दिया। जितने एग्जाम्स हुए 10 जून 2023 के बाद से, जितने एग्जाम्स व्यापम ने लिए, उन सारे एग्जाम्स में व्यापम ने ये स्ट्रक्चर सेट कर दिया कि 100 प्रश्नों का एक प्रश्न पत्र आपको मिलेगा हर परीक्षा में। जितनी भर्ती परीक्षाएं व्यापम ने ली, हर परीक्षा में, हर भर्ती परीक्षा में 100 प्रश्न का एक प्रश्न पत्र मिलेगा, जो कि 100 अंकों का होगा। सही उत्तर के लिए 1 नंबर मिलेगा, गलत के लिए 0.25 माइनस होगा, 2 घंटे का समय होगा। वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे, यानी कि एमसीक्यूज टाइप के, ऑब्जेक्टिव टाइप के बोल सकते हैं। आपको एक प्रश्न के साथ 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, ओएमआर सीट आपको मिलेगी जिसमें आपको गोला भरना है। ये स्ट्रक्चर व्यापम ने सेट कर दिया है। और ऐसा नहीं कि कुछ एग्जाम्स जो हैं वो 150 प्रश्नों के हुए, कोई एग्जाम ऐसा नहीं था। हर एग्जाम, जितनी भर्ती परीक्षाएं हुई, जैसे बात करूं मैं महिला पर्यवेक्षक का एग्जाम हुआ, इसके बाद महिला पर्यवेक्षक, इसके बाद की बात कर रहा हूं, ये जो एग्जाम है इसके बाद महिला पर्यवेक्षक का एग्जाम हुआ। अपेक्स बैंक वाला एग्जाम आप सभी ने दिया होगा, याद आ रहा है? सहकारिता वाला जो एग्जाम हुआ था अपेक्स बैंक का, ये एग्जाम हुआ। इसके अलावा कृषि मंडी का एग्जाम हुआ, इसके बाद कृषि मंडी का एग्जाम हुआ। इन सारे एग्जाम्स में 100 प्रश्न ही आए थे 100 अंकों के। सबसे बड़ी बात वार्डन का आप देखे होंगे, हॉस्टल वार्डन का, ये आप देखे होंगे, हॉस्टल वार्डन का जो एग्जाम हुआ था, हॉस्टल वार्डन के एग्जाम में तो आप 2014-2016 में अगर एनालिसिस करेंगे तो आपको दिखेगा, हॉस्टल वार्डन का एग्जाम पहले 150 प्रश्नों का होता था। 2014-2016 में 150 प्रश्नों का हुआ था, लेकिन पिछले साल 2024 में जो एग्जाम हुआ उसमें 100 प्रश्न ही देखने को मिले। एडीईओ का एग्जाम अभी दिए होंगे आप संडे को, यहां पर भी आपको कितने प्रश्न देखने को मिले होंगे? 100। जबकि इससे पहले जो एडीईओ हुआ था वहां पर कितने प्रश्न थे? 150 थे। तो 150 को भी 100 में समेट रहा है। एकदम स्ट्रक्चर व्यापम ने सेट कर दिया है, पूरा स्ट्रक्चर ही व्यापम ने सेट कर दिया है कि 100 प्रश्नों का ही आपको प्रश्न पत्र मिलेगा। मतलब पूरा प्रोग्रामिंग जो उसने सेट किया होगा, जो ओएमआर सीट का उसने पूरा डिजाइन सेट किया होगा, भर्ती परीक्षाओं के लिए उसने फिक्स कर दिया है कि 100 प्रश्नों का ही प्रश्न पत्र आपको मिलने वाला है। आप हॉस्टल वार्डन को देखो ना, एडीईओ को देखो, हॉस्टल वार्डन, एडीईओ, ये पहले जो हुए थे 2023 10 जून के पहले जो हुए थे, मतलब इस तारीख के पहले ये जो एग्जाम्स थे ये 150 नंबर के हुए थे। हॉस्टल वार्डन भी 2014-2016 में हुआ था 150 नंबर का, एडीईओ भी इससे पहले हुआ था 150 नंबर का, लेकिन इनको 100 में समेट दिया, 150 को 100 में कन्वर्ट किया। एक और एग्जाम आप देख सकते हैं, आप कार्य आरक्षक का भी सिलेबस जारी हुआ है। आप कार्य आरक्षक, ये 27 जुलाई को होने वाला है। ये भी इससे पहले हुआ था तो 150 प्रश्नों का था, लेकिन इसको भी 100 प्रश्नों में कन्वर्ट कर दिया वो। तो 150 प्रश्नों वालों को भी 100 प्रश्नों में कन्वर्ट कर रहा है वो। तो ये तो तय है कि आगे जितने भी एग्जाम्स व्यापम लेगा, जितने भी एग्जाम्स, तो व्यापम आगे जितने भी एग्जाम्स लेगा वो गारंटीड कितने प्रश्नों के होंगे? 100 प्रश्नों के। ये तय है एकदम। तो व्यापम का स्ट्रक्चर तो एकदम क्लियर हो गया कि व्यापम का स्ट्रक्चर यही रहने वाला है। एकदम तय हो गया कि व्यापम का स्ट्रक्चर यही रहेगा। मतलब 100 प्रश्न ही आपको दिखाई देंगे, 100 अंक के होंगे। सही उत्तर के लिए 1 नंबर, गलत के लिए 0.25 माइनस, समय 2 घंटे का। वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे, मतलब ओएमआर सीट आपको भरनी होगी, ये फिक्स है। अब आपके आगे आपको कितने सारे एग्जाम्स दिखाई देंगे उनकी बात करता हूं मैं। तो आपको आपके आगे में एक आपको एग्जाम दिखाई देगा आबकारी आरक्षक का। आबकारी आरक्षक का इस वर्ष की बात करूं अगर मैं, दूसरा अमीन पटवारी, अमीन पटवारी, ये 2 एग्जाम आपको दिखाई देंगे। ये जुलाई महीने के एंड में होगा 27 जुलाई को, और ये कब होगा? दिसंबर महीने में होगा। इसके लिए पर्याप्त समय है भी आपके पास, इसके लिए समय थोड़ा कम है। ये 2 एग्जाम होने हैं, एक आबकारी आरक्षक का और एक अमीन पटवारी का। इस साल की बात करूं, अब आबकारी आरक्षक जानते हैं आप ये कौन से डिपार्टमेंट का है? जानते हैं आप? ये एक्साइज डिपार्टमेंट का पद है, ये आबकारी आरक्षक का पद जो है।
और ये जो अमीन पटवारी का पद है ये जल विभाग का पद है, जल विभाग का। पटवारी का पद अलग होता है, अमीन पटवारी का अलग होता है, ध्यान रखिएगा। अमीन पटवारी जल विभाग वाला पटवारी होता है, जल विभाग वाला, जहां पे डैम वगैरह बनते हैं तो नक्शा काटने का काम करता है, ये सब काम होते हैं इसके। एक और पटवारी जो मैं बार बार बोल रहा हूं, वो पटवारी होता है रेवेन्यू डिपार्टमेंट का, जो जमीन नापने वाला, सीमांकन का काम, गिरदावरी का काम, ये सब जो करते हैं वो पटवारी दूसरे होते हैं। राजस्व पटवारी जो होते हैं वो अलग होते हैं। ये जो एग्जाम है ये अमीन पटवारी का है, मतलब जल विभाग का पटवारी है, ये जल विभाग का, ध्यान रखिएगा। तो ये दो एग्जाम होने हैं। अब आप इसको देखेंगे तो सिलेबस जारी कर दिया है व्यापम ने, आप कार्य आरक्षक का सिलेबस को जारी कर दिया है व्यापम ने। आप कार्य आरक्षक इससे पहले जो हुआ था 150 प्रश्नों का था, थोड़ा समझना। आप कार्य आरक्षक इससे पहले हुआ था 150 प्रश्न का था, 150 प्रश्न का। 150 प्रश्नों में 50 प्रश्न थे सीजीजीएस के, सीजीजीएस 50 प्रश्न थे इंडियन जीएस के, 50 प्रश्न इंडियन जीएस के थे, 10 प्रश्न था मैथ्स का, 10 था रीजनिंग का, 10 था इंग्लिश का, 10 था हिंदी का और 10 था छत्तीसगढ़ी का। ये 150 प्रश्नों का अगर आप देखेंगे तो पुराना सिलेबस था आबकारी आरक्षक का। 50 प्रश्न था सीजीजीएस का, 50 इंडियन जीएस, 10 मैथ्स, 10 रीजनिंग, 10 इंग्लिश, 10 हिंदी और 10 छत्तीसगढ़ी, पुराना। लेकिन नया वाला तो गारंटीड, मैंने बोला था बच्चों को भी कि 100 प्रश्नों में नया सिलेबस जारी करेगा ही, गारंटीड करेगा। और उसने किया, उसने क्या किया, जो 100 प्रश्नों में कन्वर्ट किया इसको, तो उसने क्या क्या चेंज किया देखो। उसने ये जो छत्तीसगढ़ जीएस का 50 क्वेश्चन था इसको कितना कर दिया, 33। इंडियन जीएस का 50 क्वेश्चन को 33 कर दिया, मैथ्स का 10 क्वेश्चन को 7 कर दिया, रीजनिंग का 10 क्वेश्चन को 7 किया, इंग्लिश का 10 क्वेश्चन को 6 किया, हिंदी का 10 को 7 किया, छत्तीसगढ़ी का 10 को 7 किया। ये कर दिया चेंज। मतलब जिस रेशियो में 150 प्रश्नों में जिस विषय का वेटेज था वैसा ही वेटेज 100 प्रश्नों में किया है। ऐसा एकदम उठपटांग नहीं कर देगा कि इसको हटा दिया इसको नया ले आया, ऐसा चेंज नहीं करेगा। वो 150 वाले जो पैटर्न को 100 में जब कन्वर्ट करेगा ना, तो 150 में जिस विषय का जितना वेटेज था, देखो ना 150 में कितने क्वेश्चन थे, 50, 33% के आसपास वेटेज था किसका, सीजीजीएस का। अभी भी कितना परसेंट है, 33% है। समझ आ रहा है भाई, 150 में 50 क्वेश्चन मतलब लगभग 33% के आसपास हो गया। अभी भी कितना परसेंट है, देखो 33%। ये भी 33% के आसपास था, अभी भी कितना है, 33 है। समझ पा रहे हैं? तो वही रेशियो में कन्वर्ट करेगा, ऐसा एकदम उठपटांग नहीं करेगा। तो 150 प्रश्नों में आप देख सकते हैं ऐसा वेटेज था, 100 में उसी लेवल का, उसी रेशियो में वेटेज को रखा है। तो आप कार्य आरक्षक का सिलेबस देखेंगे तो 33 क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे सीजीजीएस के, 33 इंडियन जीएस के, 7 मैथ्स, 7 रीजनिंग, 6 इंग्लिश, 7 हिंदी और 7 छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज। ये है अमीन पटवारी का एग्जाम होगा। अब एक बात समझो, अमीन पटवारी, आरआई पटवारी और मंडी इंस्पेक्टर, मंडी इंस्पेक्टर, ये 4 एग्जाम्स लिख रहा हूं मैं, जिसमें ये तो इस साल होना है दिसंबर में। इन पे बोला जा रहा है कि 175 से ऊपर पद खाली हैं, इनमें 800 से ऊपर पद खाली हैं, तो अगले साल बोला जा रहा है इन पदों पर भर्तियां कंफर्म होगी, बोला जा रहा है। तो ये जो 4 एग्जाम्स है ना, ये 10 जून 2023 के बाद अभी तक नहीं हुए हैं। 10 जून 2023 के बाद अभी तक नहीं हुए हैं। मतलब इन एग्जाम्स में से किसी का भी 100 प्रश्नों का स्ट्रक्चर मेरे पास में नहीं है, क्योंकि व्यापम ने जारी नहीं किया है। 10 जून 2023 के बाद ये जो एग्जाम्स देख पा रहे हैं इनमें से कोई भी एग्जाम अभी तक नहीं हुआ है। मतलब इनका 100 प्रश्नों का स्ट्रक्चर अभी आपके पास नहीं है। लेकिन अमीन पटवारी का जल्द ही जारी कर देगा, क्योंकि दिसंबर में एग्जाम है इसका जारी करेगा। इसका जो रहेगा ना, वही इन तीनों का भी रहेगा, कंफर्म है। क्योंकि इन चारों का अभी जो 150 प्रश्नों का स्ट्रक्चर है, बता दे रहा हूं मैं, अभी जो अपने पास 150 प्रश्नों का स्ट्रक्चर है इन चारों एग्जाम का, वो सेम है। अब 150 प्रश्नों में आप देखेंगे इन चारों एग्जाम्स में, तो 30 प्रश्न है गणित के, 30 गणित के प्रश्न हैं, 15 जो है रीजनिंग के प्रश्न हैं, 20 कंप्यूटर के हैं, 20 कंप्यूटर के हैं। इसके अलावा देखेंगे आप तो 10 हिंदी भाषा के हैं, 10 अंग्रेजी भाषा के हैं। इसके अलावा आगे बढ़ेंगे तो इसमें 15 मिलेंगे आपको सीजीजीएस से, सीजीजीएस के मिलेंगे आपको 15 क्वेश्चन, 15। इंडियन जीएस, भारत का सामान्य अध्ययन, इंडियन जीएस के आपको मिलेंगे इसमें 35 क्वेश्चन, इंडियन जीएस इसमें आपको मिलेंगे 35 क्वेश्चन, और करंट अफेयर के 15 प्रश्न।
ये देखिए करंट अफेयर के 15 प्रश्न। ये है अभी वर्तमान में अपने पास स्ट्रक्चर सिलेबस इन चारों एग्जाम का सेम है, चारों एग्जाम का एकदम कॉपी है। 30 मैथ्स के, 15 रीजनिंग के, 45 तो यही हो गए, 20 कंप्यूटर, 10 हिंदी, 10 अंग्रेजी, 15 सीजीजीएस, 35 इंडियन जीएस और 15 करंट अफेयर। 150 प्रश्न हो गए। अब इनको अगर कन्वर्ट किया किसमें, 100 में, करेगा ही, कंफर्म है ये तो रेशियो वही रहेगा। जैसे मैथ्स और रीजनिंग का वेटेज 150 में कितने प्रश्नों का है, 45, लगभग वही 30% के आसपास। तो 100 प्रश्नों में जब करेगा तो मैथ्स और रीजनिंग का वेटेज लगभग आपको 30 प्रश्नों का दिखाई देगा। समझ आ रहा है, वही रेशियो में, क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहां पर भी वही रेशियो में, अगर 150 को 100 में कर रहा है तो यहां पर भी वैसा ही कुछ रेशियो में 150 में 100 करेगा वो। समझ आ रहा है। तो अभी आपके पास स्ट्रक्चर सिलेबस है अमीन पटवारी, आरआई पटवारी और मंडी इंस्पेक्टर का, चारों का सेम है, इन चारों का एकदम सेम सिलेबस रहता है। तो आप देखेंगे तो पढ़ना क्या क्या है आपको, गणित पूरा पढ़ना है व्यापम के एग्जाम्स के लिए, रीजनिंग पूरा पढ़ना है, कंप्यूटर पढ़ना है, हिंदी पढ़ना है, अंग्रेजी पढ़ना है, सीजीजीएस है, इंडियन जीएस में सब कुछ पढ़ना है ना। इंडियन जीएस का मतलब बहुत बृहद, संविधान, इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था, साहित्य, कला, संस्कृति, दर्शन, सामान्य विज्ञान जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान, पर्यावरण, प्रौद्योगिकी, करंट अफेयर। चलो यहां पे तो खैर करंट अफेयर का अलग से सेक्शन रहता है, खेल कूद वगैरह सब आता है इंडियन जीएस में। तो इंडियन जीएस अपने आप में बहुत बृहद है। पूरा इतिहास पढ़ना है आपको, प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक, सब कुछ पढ़ना है उसमें। समझ आ रहा है। पूरा भूगोल है, पूरा संविधान है, पूरा अर्थव्यवस्था है, पूरा कला, संस्कृति, साहित्य, दर्शन, सामान्य विज्ञान में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो मतलब भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान तीनों है, पर्यावरण है, प्रौद्योगिकी है, खेल कूद है, सब कुछ पढ़ना है इंडियन जीएस में आपको। तो आप देख पा रहे लगभग सारे विषय तो कवर करने हैं। और आप कार्य आरक्षक में देखेंगे तो आप कार्य आरक्षक में इसमें से कंप्यूटर हट गया है, बस कंप्यूटर हट गया। देखिए ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, ये सब पढ़ना है। ये जो 33 है इसी में करंट अफेयर का सेक्शन भी लिखा हुआ है, इसी में सीजी का करंट अफेयर, इसमें राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय करंट अफेयर इसमें लिखा हुआ है। तो कंप्यूटर को छोड़ के आप कार्य आरक्षक में सब कुछ पूछ रहा है। जो उधर पटवारी या आरआई या अमीन पटवारी, मंडी इंस्पेक्टर का जो सिलेबस है वही सेम टू सेम देखेंगे तो वही सारे विषय यहां पे पढ़ने हैं। कंप्यूटर को छोड़ दीजिए आप, कंप्यूटर को छोड़ करके। तो वही बोल रहा, कॉमन तैयारी करनी पड़ेगी आपको। हर एग्जाम का सेम सिलेबस दिखाई नहीं देगा, इन चारों का सेम है, इन चारों का। ये भर्तियां आपको दिखाई देंगी बहुत जल्द। ये तो खैर 50 पदों पर एग्जाम होगा इसका। ये भर्तियां बड़ी भर्तियां हैं जिसका वेट बच्चे बहुत लंबे समय से कर रहे हैं। आरआई का तो खास करके 2018 के बाद आरआई का एग्जाम ही नहीं हुआ है। 2018 के बाद आरआई का तो एग्जाम ही नहीं हुआ है। 2018 में एग्जाम हुआ तो उसके बाद आरआई का एग्जाम ही नहीं हुआ है 2018 के बाद। तो आरआई का तो बच्चे बहुत वेट कर रहे हैं। तो आरआई की तो भर्तियां होंगी। पटवारी 2022 के बाद नहीं हुआ है, 22 के बाद पटवारी का एग्जाम नहीं हुआ है। तो रिक्त पद भी हैं, 800 से ऊपर पद रिक्त हैं, 175 से ऊपर पद रिक्त हैं। तो पदों की संख्या बहुत सारी है रिक्त। तो एग्जाम तो होगा, इस साल का कैलेंडर में तो है नहीं, लेकिन रिक्त पदों की जानकारी विभाग ने जारी की है, मतलब एग्जाम तो होगा। तो 150 को 100 में कन्वर्ट करेगा तो विषय तो ये सारे रहेंगे, बस इनका वेटेज थोड़ा सा कम हो जाएगा। 150 में जो रेशियो वही 100 में रहेगा। समझ आया पूरा। अब एक और एग्जाम फूड इंस्पेक्टर की बात करूं, अगर मैं फूड इंस्पेक्टर, खाद्य निरीक्षक बोलते हैं इसको, फूड इंस्पेक्टर, इसका वर्तमान में सिलेबस क्या है? क्योंकि अभी देखे होंगे आपने, दयालदास बघेल जो है वो मंत्री हैं इस विभाग के, इन्होंने घोषणा की अभी रिक्त पदों पर जल्दी भर्ती करेंगे हम, खाद्य विभाग के रिक्त पदों पर बहुत जल्द भर्तियां करेंगे, ऐसा उन्होंने घोषणा की है। फिर रिक्त पदों की पूरी जानकारी आई है। तो फूड इंस्पेक्टर के लगभग उसमें 70 के आसपास कुछ पद दिखाई दे रहे थे मेरे ख्याल से, देखना एक बार। फूड इंस्पेक्टर के रिक्त पद वही 50, 60, 70 के आसपास कुछ थे उसमें। अब फूड इंस्पेक्टर के सिलेबस को अगर देखा जाए तो इससे पहले जो फूड इंस्पेक्टर का एग्जाम हुआ है वहां पर 200 प्रश्न पूछे गए थे। 200 प्रश्न, 200 प्रश्न यानी 200 अंक, 200 प्रश्न पूछे गए थे, 200 प्रश्न। अब इसको भी 100 में गारंटीड कन्वर्ट करेगा वो। अब इन 200 प्रश्नों में कहां से कितने प्रश्न थे? तो 150 प्रश्न थे, 150 प्रश्न थे सामान्य ज्ञान के, सामान्य ज्ञान ऐसा लिखा था, या सामान्य अध्ययन बोल दो आप। और 50 प्रश्न जो थे, ये 50 प्रश्न थे आपके, इन 50 प्रश्नों में
अधिनियम, खाद्य अधिनियम एक्ट वगैरह पूछा था, खाद्य से संबंधित एक्ट वगैरह पूछा था, मतलब डिपार्टमेंटल जानकारी चाहिए थी उसको। खाद्य अधिनियम वगैरह जो आए हुए हैं छत्तीसगढ़ में, उन अधिनियमों को पढ़ना पड़ता आपको। 150 प्रश्न सामान्य ज्ञान के, जिसमें से आप देखेंगे 30 प्रश्न थे मैथ्स के, 30 प्रश्न थे मैथ्स के, 30 थे सामान्य विज्ञान के, सामान्य विज्ञान, इसी में पर्यावरण प्रौद्योगिकी के प्रश्न थे, इसी में था पर्यावरण भी, इसी में था प्रौद्योगिकी भी, 30 प्रश्न थे। ये मिला करके सामान्य विज्ञान में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और साथ में ईवीएस और टेक्नोलॉजी मिला करके। और बचे जो 90 प्रश्न थे, ये 90 प्रश्न थे सीजीजीएस, इंडियन जीएस और करंट अफेयर। सीजीजीएस, इंडियन जीएस प्लस करंट अफेयर, ये स्ट्रक्चर था। इससे पहले नहीं था, इसमें फूड इंस्पेक्टर में नहीं था, फूड इंस्पेक्टर में नहीं था। हिंदी, अंग्रेजी, छत्तीसगढ़ी कोई लैंग्वेज नहीं था, कंप्यूटर भी नहीं था। ये था 150 प्रश्नों का सामान्य ज्ञान, जिसमें से 30 गणित के, 30 सामान्य विज्ञान, पर्यावरण प्रौद्योगिकी मिला के, और 90 प्रश्न थे इंडियन जीएस, छत्तीसगढ़ जीएस और करंट अफेयर, और ये 50 प्रश्न थे एक्ट वगैरह से संबंधित। ये था फूड इंस्पेक्टर का इससे पहले वाला। अब अभी जो आएगा 100 प्रश्नों में करेगा, तो 100 प्रश्नों में वही करेगा, वही रेशियो। इसमें थोड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है अपन को, क्योंकि 200 को 100 में करना थोड़ी बड़ी बात हो जाएगी। 200 को 100 में करेगा तो समझ आ रहा है। व्यापम का ऐसा कोई निश्चित नहीं है यार, व्यापम का ऐसा कोई निश्चित नहीं है, समझ आ रहा है। ऐसा कोई फिक्स नहीं है व्यापम का कि हर एग्जाम का सेम सिलेबस, ऐसा कोई फिक्स सिलेबस नहीं है। देख सकते हैं आरआई पटवारी, मंडी इंस्पेक्टर अमीन पटवारी का अलग है, देख पा रहे हैं आप, और यहां पर आप देखेंगे आबकारी का अलग है, यहां देखेंगे तो फूड इंस्पेक्टर का अलग सिलेबस है। आप हॉस्टल वार्डन का देख लीजिए, हॉस्टल वार्डन के 300 पदों पर भर्तियां हुई थी। हॉस्टल वार्डन, हॉस्टल वार्डन के 300 पदों पर भर्तियां हुई थी, दिए होंगे पिछले बार आप लोग, 15 सितंबर को एग्जाम हुआ था। अब इसको 2014-2016 में देखेंगे, इससे पहले तो यहां पे 150 प्रश्न का सिलेबस था, लेकिन 2024 में जो एग्जाम हुआ उसको 100 प्रश्नों में कन्वर्ट कर दिया गया। 300 पदों पर भर्तियां हुई थी, 600 पद अभी भी रिक्त हैं इसके। जब 300 पदों पर भर्तियां हुई थी तो यह कहा जा रहा था कि 600 पद और जुड़ेंगे, एक साथ 900 पदों पर भर्तियां होंगी। ऐसा न्यूज़पेपर में आपने देखा भी होगा, बहुत बार आया था कि 600 और पद जुड़ सकते हैं। फिर विभाग ने कहा कि नहीं, इसके लिए अलग से एग्जाम लिया जाएगा। तो 600 पद अभी भी रिक्त हैं। अब हॉस्टल वार्डन का 100 प्रश्नों का सिलेबस जो था, उसमें देखो भाग क इसको अलग से कर दिया गया था। भाग क में कंप्यूटर को रखा गया था। कंप्यूटर के 30 प्रश्न थे, 30 प्रश्न, 30 अंकों के, जिसमें से 50% लाना अनिवार्य था। 50% मिनिमम लाना अनिवार्य था, 50%। तो मिनिमम 50% लाना इसमें अनिवार्य था। मतलब कंप्यूटर के 30 प्रश्नों में, मतलब 30 अंक में आपको मिनिमम 15 नंबर लाना अनिवार्य था, वरना बाहर हो जाते आप। तो ये आपको कंपलसरी था कि अगर आप 50% से कम ला रहे हो तो बाहर हो जाओगे। भाग ख में जो था, भाग ख में देखेंगे तो भाग ख में गणित था। गणित से कितने प्रश्न बने थे? 25, बड़ा वेटेज था। इसके बाद आप देखेंगे तो हिंदी और अंग्रेजी के 5-5 प्रश्न थे। हिंदी और अंग्रेजी के देखेंगे तो 5-5 प्रश्न थे। इसके बाद आप छत्तीसगढ़ जीएस के देखेंगे, सीजीजीएस, 5 ही प्रश्न थे। अगर आप इंडियन जीएस के प्रश्नों की संख्या देखेंगे, इंडियन जीएस, तो इंडियन जीएस के प्रश्न कितने थे? 15। अगर आप करंट अफेयर के प्रश्नों की बात करेंगे तो करंट अफेयर के 5 प्रश्न थे। एक सेक्शन ऐड किया गया था बाल मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान, जो कि डिपार्टमेंटल ज्ञान आपको लेना था, 10 प्रश्न थे। ये था, समझ आ रहा है, ऐसा था स्ट्रक्चर। अब 2014 ये थोड़ा सा उटपटांग हो गया था, थोड़ा हॉस्टल वार्डन को समझेंगे। ये वाला जो था ना, ये थोड़ा उटपटांग सेटिंग हुआ था 2014-2016 में। ध्यान से समझो, 2014-2016 में जो हॉस्टल वार्डन का एग्जाम हुआ था, यहां पे 150 प्रश्नों में मैथ्स के 20 प्रश्न थे, लेकिन जब नया सिलेबस जारी हुआ तो 150 में कितना था? 20, 100 में 25 कर दिया। ये थोड़ा सा आश्चर्य वाली बात हुई सबके लिए कि 150 प्रश्नों में 2014-2016 के वार्डन के पेपर में 150 में मैथ्स का वेटेज था 20 प्रश्नों का, 100 में कितना कर दिया? 25। ये थोड़ा आश्चर्य वाली बात थी, समझ आ रहा है। छत्तीसगढ़ का यहां पे 20 प्रश्न था, उसको कितना कर दिया? 5। विवाद भी बहुत हुआ था कि छत्तीसगढ़ को फिर हटा ही दो, छत्तीसगढ़ को पूछना ही चाह रहे हो आप। बहुत सारे लेटर दिए गए थे मंत्री को, समय भूपेश बघेल थे उस समय, तो उनको लेटर भी दिया गया था कि ये जो
नहीं, उस समय आ गई थी सरकार, ये बीजेपी सरकार, तो लेटर भी दिया गया था उस समय सरकार को कि आप ऐसा ऐसा कर रहे हो, मतलब कि ये इतना छत्तीसगढ़ जीएस को पूरा हटा ही दे रहे हो, ये तो छत्तीसगढ़ की संस्कृति से खिलवाड़ हो रहा है। आपको जॉब करनी छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों में, लेकिन आप छत्तीसगढ़ के वेटेज को गिराते जा रहे हो। बहुत लेटर दिए थे मंत्री को, व्यापम को, लेकिन कोई चेंजेस नहीं हुआ था। बहुत आश्चर्य वाली बात थी कि 2014-16 में गणित के 20 प्रश्न थे 150 में, लेकिन 100 में कितने हो गए थे? 25। छत्तीसगढ़ के 20 थे, लेकिन कितने हो गए थे? 5। तो थोड़ा उटपटांग हो सकता है, देखने को मिल जाए, कोई बड़ी बात नहीं रहती है। जैसे आप देखिए अभी आरक्षक का सिलेबस जारी किया है, कितना उटपटांग कर दिया फिर से आरक्षक का सिलेबस। आप देखे होंगे विभाग ने जारी किया आरक्षक का सिलेबस, नगर सैनिक का सिलेबस व्यापम ने जारी किया है। अब आरक्षक के पिछले पेपर को देखेंगे, आरक्षक जो कांस्टेबल का एग्जाम है, आरक्षक के पिछले भर्ती परीक्षा को देखेंगे। पिछली भर्ती परीक्षा में 100 प्रश्नों में लगभग 95 प्रश्न थे जीएस के, और 5 प्रश्न के आसपास थे मैथ्स और रीजनिंग के। अभी क्या किया है पता है? नया सिलेबस जारी किया है जो, इसमें क्या किया है, 50 प्रश्न कर दिया है मैथ्स और रीजनिंग के, और 50 प्रश्न कर दिया जीएस के, जिसमें 30 है छत्तीसगढ़ जीएस के और 20 है इंडियन जीएस के। मतलब कुछ भी हो रहा है। पिछली भर्ती परीक्षा में 5 प्रश्न, इस बार 50 प्रश्न। नगर सैनिक होमगार्ड का सिलेबस जारी किया है, नगर सैनिक का सिलेबस जारी किया है। नगर सैनिक में क्या किया है? नगर सैनिक में वही 100 में 50 प्रश्न मैथ्स और रीजनिंग के, और 50 प्रश्न सीजीजीएस, और साथ में करंट अफेयर लिखा है, राष्ट्रीय करंट अफेयर लिख दिया है सब। मतलब मैथ्स और रीजनिंग का वेटेज देख रहे हो, 50 प्रश्न 100 में, 50 प्रश्न 100 में। तो मैथ्स और रीजनिंग का वेटेज थोड़ा बढ़ता जा रहा है। इसीलिए बोल रहा कि व्यापम के एग्जाम्स अगर आपको निकालने हैं, तो आपको मैथ्स और रीजनिंग में पकड़ बना के रखनी पड़ेगी, तभी आपके व्यापम के एग्जाम्स निकलेंगे। इसके अलावा और भी एग्जाम्स हैं, आप महिला पर्यवेक्षक देख लीजिए, उसमें 100 प्रश्नों में, 100 प्रश्नों की बात कर रहा हूं, लगभग 35 के आसपास प्रश्न आते हैं मैथ्स और रीजनिंग के, 15 मैथ्स के और लगभग 18-19 प्रश्न आते हैं रीजनिंग के। महिला पर्यवेक्षक की बात कर रहा हूं, 2022 में दिए होंगे शायद, आप लोग दिए होंगे, तो दोनों दिए थे क्या? 2023 में भी हुआ था फिर महिला पर्यवेक्षक का एग्जाम, आंगनबाड़ी में जो महिला पर्यवेक्षक होती हैं उनका एग्जाम 2022-23 दोनों में हुआ था, 22 में भी और 23 में भी, दोनों साल हुआ था। तो मैथ्स और रीजनिंग पढ़ना पड़ेगा, ये तो तय है, बिना मैथ्स और रीजनिंग के कुछ हो नहीं पाएगा। समझ आ रहा है कुछ पिक्चर, क्या क्या स्ट्रक्चर है, क्या सिलेबस रहना है? कॉमन तैयारी करिए अभी। कॉमन तैयारी का मतलब देखिए आप क्या कर सकते हैं, क्या रणनीति बना सकते हैं। ये तो मन में बनाए हैं कि व्यापम के एग्जाम में ही जाना है आपको फिलहाल, तो व्यापम के एग्जाम में जाना है, तो आपके सामने 2 एग्जाम अभी दिखाई दे रहे हैं, एक आबकारी का और एक अमीन पटवारी का। आबकारी के लिए समय महीना भर है मुश्किल से, तो महीना भर में मेरे को थोड़ा सा, अगर आप पहले तैयारी कर चुके हैं तो बात अलग है, एकदम फ्रेशर है तो तैयारी नहीं कर पाएंगे, एकदम साफ बता रहा हूं मैं। अगर पहले तैयारी कर चुके हैं, व्यापम के एग्जाम्स की सिलेबस एक बार कंप्लीट कर चुके हैं आप, मैथ्स का, रीजनिंग का, लैंग्वेज का, सीजी का, इंडियन जीएस का, तो आप आबकारी को टारगेट करिए। अगर नहीं किए हैं, एकदम फ्रेशर हैं, इससे पहले नहीं पढ़े हैं, या पढ़े भी हैं तो एकदम खाना पूर्ति किए हैं और चीजें कुछ भी याद नहीं है, तो आबकारी को भूल जाइए। फिर महीना भर में मैं एकदम साफ बता रहा, तैयारी नहीं कर सकते आप। मैं बोलूंगा अरे ऐसा नहीं कि असंभव एग्जाम, वो फालतू की बात है। महीना भर आप घुसेंगे उसमें, कोई मतलब नहीं होगा। अगर आप 2 साल 3 साल तैयारी कर चुके हैं, आपको अनुभव है, तो आप जाइए आबकारी के पीछे। अगर आप एकदम फ्रेशर हैं तो महीना भर में तैयारी नहीं हो पाएगी, क्योंकि बड़े बड़े धुरंधर जो बैठे हैं वो एग्जाम भी देंगे, तो महीना भर में कहां से पूरा इंडियन जीएस, पूरा छत्तीसगढ़ जीएस, पूरा मैथ्स, पूरा रीजनिंग, पूरा हिंदी, पूरा इंग्लिश, पूरा छत्तीसगढ़ी कैसे कर पाओगे? वो खाना पूर्ति होगी, थोड़ा पढ़ोगे थोड़ा नहीं पढ़ोगे, उससे सिलेक्शन नहीं होने वाला। 200 पद है, और ये भी नहीं कि 2000 20,000 पद है कि होने के चांस है। बाकी आप लोग कितने पहले से तैयारी कर रहे हैं वो आप लोग का जानकारी आप लोग को ही होगा। तो अगर आप पहले से पढ़ चुके हैं एक बार पूरे सिलेबस को, पूरा जानकारी है आपको, तो आप इस एग्जाम के पीछे जाइए। नहीं है तो फिर आप इस एग्जाम के पीछे जाइए, फिलहाल इस एग्जाम के पीछे, ये वाले के पीछे, अमीन पटवारी के पीछे। इसके लिए समय है आपके पास, अभी जून का मिडिल चल रहा है, जून आधा, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, पर्याप्त समय है, इसके पीछे जाया जा सकता है। और इसके पीछे जाएंगे तो फायदा ये होगा कि ये एग्जाम्स अगले साल जो आएंगे उनके लिए भी तैयारी आपकी प्रॉपर रहेगी, क्योंकि जो अमीन पटवारी का सिलेबस रहेगा सेम वही सिलेबस देखना आरआई पटवारी का भी रहेगा, सेम वही सिलेबस जो अमीन पटवारी का सिलेबस रहेगा। तो इस एग्जाम के पीछे जाइए, इस एग्जाम के पीछे जाइए। अगर आप आबकारी के पीछे जाना चाहते हैं तो आपको अभी कोचिंग करने की आवश्यकता नहीं है, एकदम साफ बोल रहा हूं।
अभी कोचिंग मत आइए। अगर आप आबकारी के पीछे जाना चाहते हैं तो आबकारी में जाना चाहते हैं तो कोई कोचिंग आपको तैयार नहीं कर पाएगी 1 महीना में, क्योंकि आबकारी का सिलेबस ही ऐसा है। अगर इसमें मैथ्स और रीजनिंग का वेटेज होता 50 प्रश्नों का तो मैं बोलता एफर्ट मारिए। इसमें इंडियन जीएस पूरा पढ़ना है, सोचो इंडियन जीएस में पूरा इतिहास, पूरा संविधान, भूगोल, अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान, पर्यावरण, प्रौद्योगिकी, कला, संस्कृति, साहित्य, दर्शन, खेलकूद, करंट अफेयर्स, सब कुछ यार। छत्तीसगढ़ जीएस पूरा, मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, छत्तीसगढ़ी, कहां से हो पाएगा? अगर आप जाना चाहते हैं इस एग्जाम के पीछे तैयारी करके तो अभी कोचिंग मत आइए, आप तैयारी करिए घर बैठ के, क्योंकि कोई कोचिंग आपको महीना भर में तैयार नहीं कर सकता अगर आप फ्रेशर हैं तो। और पढ़ चुके हैं आप ऑलरेडी पहले से, तो घर में बैठ के जो नोट्स बनाए उसको रिवीजन करिए, जो करना है करिए, अपने हिसाब से आगे बढ़िए। गाइडेंस बस हम दे सकते हैं आपको, सिलेबस नहीं करा सकते महीना भर में। लेकिन आप अगर इसके पीछे नहीं जाना चाहते हैं, आप इसको भी छोड़ रहे हैं, आप अमीन पटवारी या आगे के एग्जाम्स अगर देखना चाह रहे हैं तो बिल्कुल क्लास करिए और सिस्टमेटिक आगे बढ़िए। सिस्टमेटिक आगे बढ़ने का मतलब सारे विषय को प्रॉपर तैयार करिए अगले 5-6 महीने में, ताकि अमीन पटवारी के लिए भी तैयार हो जाए और आगे आरआई पटवारी की वैकेंसीज जो आएंगी उनके लिए भी आप तैयार हो जाए। तो ये एग्जाम के पीछे आप जा सकते हैं, अभी समय इसमें है 5-6 महीने का, तो ये एग्जाम के पीछे आप जाएंगे तो आगे आने वाले एग्जाम्स जो हैं, ये एग्जाम्स जो हैं, इनके लिए भी आपका रास्ता खुल जाएगा। और ये देखा जाए तो पूरा मैथ्स पढ़ना पड़ेगा, पूरा रीजनिंग है, पूरा कंप्यूटर, हिंदी, अंग्रेजी, सीजीजीएस, इंडियन जीएस, करंट अफेयर, सब कुछ पढ़ना है छत्तीसगढ़ी भाषा को छोड़ करके। और छत्तीसगढ़ी भाषा आप देखेंगे तो व्यापम के एक आध दो एग्जाम में, गिने चुने एग्जाम में है। जैसे एक तो आपका आबकारी में डाल दिया छत्तीसगढ़ी भाषा को, एक महिला पर्यवेक्षक में छत्तीसगढ़ी भाषा है, तो एकदम गिने चुने एग्जाम्स में छत्तीसगढ़ी भाषा है, वरना आपको व्यापम के एग्जाम्स में छत्तीसगढ़ी भाषा दिखाई नहीं देगा। तो ये वाले एग्जाम के पीछे जाइए, इसको प्रॉपर तैयार करिए। मैथ्स और रीजनिंग का बहुत बड़ा वेटेज है। जैसे मेरा व्यापम का जो एग्जाम निकला था उसमें मैथ्स और रीजनिंग 45 में मेरा 44 सही हुआ था और एक विलोपित हो गया था, डिलीट हो गया था, मतलब 44 सही थे 44 क्वेश्चन में। तब रैंक बनी थी पहली मेरी, क्योंकि मेरा मैथ्स और रीजनिंग का बहुत हेल्प मिल गया था मुझे। इधर पे मेरा पकड़ मजबूत हो गया था, तो इधर पे कुछ छोटी मोटी गलतियां भी जो हुई थी यहां से कवर हो गई थी। और ये ऐसा विषय है जो बहुत बड़ा मार्जिन क्रिएट कर देता है। जैसे आप लाओगे 20, मैं लाऊंगा 40, तो बहुत बड़ा मार्जिन क्रिएट हो गया। समझ आ रहा है? और ये इतना बड़ा मार्जिन जो है इनसे कवर अप नहीं हो पाता, क्योंकि मैं भी तो बनाऊंगा ना सीजीजीएस को, आप बनाओगे तो मैं भी बनाऊंगा। कितना डिफरेंस पैदा होगा 2 प्रश्नों का, 3 प्रश्नों का, कितना डिफरेंस पैदा होगा 2-4 प्रश्नों का। लेकिन मैथ्स और रीजनिंग ऐसा विषय है कि जो बनाने वाले हैं वो 45 में 45 बना देते हैं, 40 बना देते हैं, और जिनसे नहीं बनता है उनसे 15-20 ही बन पाता है बस। समझ आ रहा है? तो ये जो 20-25 प्रश्नों का गैप है ना, उस गैप को इधर पे पाट नहीं पाते हैं आप व्यापम के टॉपर्स जो देखिए, जो निकाले हैं व्यापम के एग्जाम्स, मैथ्स और रीजनिंग उनका स्ट्रांग रहा है, उनको ठीक करना ही पड़ा मैथ्स और रीजनिंग, तभी व्यापम के एग्जाम्स निकलेंगे। तो व्यापम के एग्जाम्स निकालने के लिए ये 2 विषय बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो सारे विषय पढ़ने हैं आपको, सभी का वेटेज अच्छा है, लेकिन इनमें मार्जिन क्रिएट हो जाता है, गैप बड़ा क्रिएट हो जाता है। इसीलिए आपको इन 2 विषयों में थोड़ा काम करना पड़ेगा, प्रैक्टिस में लाना पड़ेगा। अभी अमीन पटवारी का सिलेबस यही है आपके पास, आगे जाके 100 में कन्वर्ट करेगा, सिलेबस यही रहेगा, बस उसको 100 में कन्वर्ट कर देगा वो। तैयारी स्टार्ट करिए, अमीन पटवारी के लिए स्टार्ट करिए, ताकि इनके लिए भी तैयारी हो जाए। और यही सब चीज है। समझ आ रहा है? दूसरे एग्जाम को देखेंगे तो भी आपको यही सारे विषय मिलेंगे। बन जाएगा? यहां तक समझ आया पूरा स्ट्रक्चर क्या है? क्लियर हो पा रहा है? व्यापम क्या है, कैसा स्ट्रक्चर रहता है, क्या सिलेबस है, क्लियर हो पा रहा है ना? तो मैं अभी मैथ्स और रीजनिंग का आप लोग को बता रहा हूं सिलेबस क्या है, कितना पढ़ना है। क्लियर हुआ यहां तक? और ये सब पढ़ लिए, मान लो कोई दूसरे वैकेंसीज आई, जैसे फूड इंस्पेक्टर भी अगर आता है, फूड इंस्पेक्टर को भी देखेंगे तो गणित पढ़ना है आपको, सामान्य विज्ञान पढ़ना है, पर्यावरण है, प्रौद्योगिकी है, इंडियन जीएस, छत्तीसगढ़ जीएस सब है। लैंग्वेज नहीं है यहाँ पर, कंप्यूटर नहीं है यहाँ पर। तो आरआई पटवारी, अमीन पटवारी के लिए जो तैयारी करेंगे उसमें ये सारे विषय समाहित हैं। और ये अलग से एक आध सेक्शन, व्यापम का आजकल ऐसा आदत हो गया है कि अलग से एक सेक्शन जोड़ देता है। जैसे फूड इंस्पेक्टर में जोड़ देता है एक्ट वगैरह को, जैसे लेबर इंस्पेक्टर में जोड़ देता है श्रम संबंधी कार्य और नियम। लेबर इंस्पेक्टर का सिलेबस को देखोगे तो 150 प्रश्नों का सिलेबस था, जिसमें 15 प्रश्नों का एक अलग से सेक्शन जोड़ दिया था, श्रम संबंधी कार्य और नियम। तो ऐसा एक आज, जैसे वार्डन का पेपर में 10 नंबर का बाल मनोविज्ञान जोड़ दिया था। तो अगर कोई एग्जाम आता है और ऐसा कोई सेक्शन जोड़ता है तो वो भी आपका पूरा करा देंगे हम, वो भी आपका पूरा कराएंगे। और
नहीं है। हाँ, मंडी इंस्पेक्टर का सेम ये सिलेबस था, 2021 में एग्जाम हुआ था, सेम ये था, 2021 में एग्जाम हुआ मंडी इंस्पेक्टर का। उसमें कोई, इनमें अलग से कोई सेक्शन नहीं है। आगे आने वाले समय में जोड़ दे तो बात अलग है कि इसमें भू राजस्व संहिता एलआरसी जोड़ दे, कोई बड़ा बात नहीं है। भू राजस्व संहिता आपको पढ़ना पड़ता है, पटवारी आरआई का काम करेंगे तो आपको भू राजस्व संहिता पढ़ना पड़ता है, उसी के तहत पूरा नियम नियमावली लिखा होता है, उसी के तहत पूरा काम करते हैं वो लोग। तो हो सकता है जोड़ दे, लेकिन अभी तक तो नहीं है। जोड़ दे वो अलग बात है। अभी इन चारों में से कोई भी सेक्शन को आप देखेंगे तो इन चारों में से कहीं पे आपको कोई अलग से एक सेक्शन दिखाई नहीं देगा एक्ट वगैरह का। लेबर में दिखाई देगा, फूड में दिखाई देगा, इनमें कहीं पे नहीं है। ये सब तो नहीं दिए होंगे आप लोग, नगर सैनिक आरक्षक ये सब तो नहीं भरे होंगे, क्योंकि भरे होते तो फिजिकल निकालना होता आपको। इनका फिजिकल हो चुका है, इनका फिजिकल ऑलरेडी हो चुका है। एसआई वगैरह भरे हैं क्या? एसआई भरे हैं? सब इंस्पेक्टर? क्यों, चश्मा उस्मा है क्या? तो इससे पहले कभी ऐसा छटे हैं क्या? अरे लेकिन चश्मा वाला का तो पिछले, अच्छा, क्योंकि चश्मा का थोड़ा मोड़ा है ना अगर इशू पावर का, तो पिछले बार मैं बात किया था बच्चों से, वो सब हो गया था, कोई को ऐसा रिजेक्ट नहीं किए थे। जितने बच्चे इंटरव्यू दे के गए थे मेडिकल वेरिफिकेशन में, सबका हो गया था। वहां पे छाटे नहीं थे किसी को, चश्मा में किसी का पावर कम ज्यादा थोड़ा मोड़ा था भी, तो किसी को ऐसा छाटे नहीं, बाहर नहीं किए थे। आप नहीं भरे हो सब इंस्पेक्टर? क्यों जाना नहीं है? वर्दी में ऐसा जाना नहीं है क्या आपको? अच्छा, शिक्षक भर्ती में वर्ग 2 में वर्ग 3 कौन से के लिए एलिजिबल है? 2 के लिए, 3 के लिए एलिजिबल नहीं है? मतलब आपका बीएड है, डीएलएड नहीं है? अच्छा, आप एसआई भर्ती का फॉर्म भरे हैं? पिछले बार दिए थे? नहीं दिए थे। आप भरे हैं एसआई भर्ती? नहीं भरे हैं। अच्छा, कॉलेज कंप्लीट? फिर से लग रहा है, हो सकता है कि पदों की संख्या में वृद्धि होगी ऐसा बोला जा रहा था, लेकिन अब देखो होगी कि नहीं होगी। बाकी एसआई भर्ती भी अच्छा एग्जाम है, बड़ा एग्जाम है, लंबा एग्जाम है, लेकिन थोड़ा सा वो। शिक्षक भर्ती भी तो बोल रहे हैं 5,000 पदों पर आएगी। अभी उस दिन पत्रकार आए थे, मैं तो वीडियो बनाया था उनके साथ में, पत्रकार आए थे दैनिक भास्कर के, वो बोल रहे थे कि 5,000 पदों पर भर्ती आएगी। मैं बनाया था वीडियो। अब उसमें संघ वालों का प्रतिक्रिया बहुत उल्टा सीधा था कि अब बोल तो रहे थे वो पत्रकार जो आए थे, वो मेरे को जानकारी तो नहीं, उनका कहना था कि 5,000 पदों पर तो प्रक्रिया मतलब चालू हो गई है। हो सकता है, अब जो भी रहा हो, अब वो पत्रकार आके मेरे को ऐसा बोल रहे थे, मैंने साझा भी की थी न्यूज ये। बाकी व्यापम की कॉमन तैयारी करिए मेरे ख्याल से, क्योंकि अब जैसे शिक्षक भर्ती आया भी ना, तो सीडीपी पढ़ना पड़ेगा आपको बस। शिक्षक भर्ती में आप देखेंगे तो शिक्षक भर्ती में ये सारे विषय हैं। आपको शिक्षक भर्ती में भर भर के मिलेगा गणित, समझ आ रहा है? आपको हिंदी अंग्रेजी भर भर के मिलेगा। और सीडीपी बचता है देखा जाए तो, इंडियन जीएस है, छत्तीसगढ़ जीएस है, कंप्यूटर है, केवल सीडीपी बचता है। और इंडिविजुअल उन विषय के पेडागोजी वाले सेक्शन को आप छोड़ेंगे यहाँ पर, उतना तो आप शिक्षक भर्ती आएगा तो अलग से पढ़ सकते हैं। हाँ तो बस फिर कॉमन तैयारी करिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। और एसआई भर्ती का आप देखेंगे तो एसआई भर्ती में भी तो यही सब पूछेगा। एसआई भर्ती का सिलेबस देखे होंगे, 25 क्वेश्चन है सीजीजीएस के, 35 क्वेश्चन है इंडियन जीएस के, 60 तो यही हो गए। 10 है आपका मैथ्स का, 10 है आपका रीजनिंग का, 80 हो गया। 10 आपका हिंदी का, 90 हो गया। 5 अंग्रेजी, 5 कंप्यूटर, 100 हो गया। और करंट अफेयर तो आएगा ही, इसमें भी आएगा। ये पूरे हैं, एसआई प्री में ये पूरा है। एसआई मेंस आप देखे होंगे, पहला पेपर जो है वो पूरा लैंग्वेज का है, हिंदी और अंग्रेजी मिला के 200 प्रश्नों का। दूसरा पेपर मेंस का जो देखेंगे जीएस का है, इंडियन जीएस छत्तीसगढ़ जीएस मिला करके 200 प्रश्नों का। तीसरा मैथ्स और रीजनिंग का है 200 प्रश्नों का, मैथ्स और रीजनिंग का 200 प्रश्नों, वही सब पढ़ना है। इसीलिए एक ऐसी तैयारी लेके चलिए ताकि कोई एक एग्जाम के भरोसे ना बैठना पड़े आपको, समझ आ रहा है? कॉमन तैयारी करिए। महीना भर एग्जाम का बचा है तो जो सेपरेट सेक्शन उस एग्जाम के लिए सेपरेट, जो कि आपने पढ़ा ही नहीं है, उसको रगड़ के पढ़ दीजिए फिर। तो ये अप्रोच लेके चलना पड़ेगा। किसी एक एग्जाम के भरोसे बैठेंगे कि शिक्षक भर्ती का हम इंतजार कर रहे हैं, वो आएगा तो ही हमारा नौकरी मिलेगा, तो फिर वो अंधकार हो जा रहा है बच्चों के सामने, क्या ही नहीं रहा है, आ ही नहीं रहा है। तो मैं तो बच्चों को, मैं तो पिछले बार भी बोला था, पिछले बार क्या हुआ था शिक्षक भर्ती का आप जान ही रहे हो कि ब्रिजमोहन अग्रवाल जी घोषणा किए थे कि अब होने ही वाला है, तो मार्च अप्रैल में हो जाएगा ऐसा बोलने लगे थे, और आनंद फानन में टेट का आयोजन कर दिए।
कि होगा ही, अब तो होगा ही। 33,000 पदों पर घोषणा कर दिए, फिर आंतरिक कलह हो गया इनके बीच में, क्यों दिए, मतलब ऐसा चला है बहुत अंदर में, हमको बहुत सारी जानकारी है। बहुत आंतरिक कलह हुआ इनका कि क्यों घोषणा हुआ, क्यों किए, क्यों बोले, फिर वो खत्म हो गया मामला बीच में कि नहीं आएगा इस साल। तो फिर वार्डन का एग्जाम था 15 सितंबर को। तो मेरे शिक्षक भर्ती बैच के जितने बच्चे थे, बहुत सारे बच्चे, हजारों बच्चे पढ़े होंगे, एक एक बैच में बोल रहा हूँ, 5-5, 7-7 तो बच्चे पढ़े थे शिक्षक भर्ती के। तो मैं उनको यही बोला, हर बैच में जाके बोल रहा था कि शिक्षक भर्ती इस साल तो नहीं आएगा, और शिक्षक भर्ती नहीं आएगा तो आप कम से कम वार्डन की ओर ध्यान दो। हॉस्टल वार्डन का पेपर आने वाला है 15 सितंबर को, 2.5 महीना 3 महीना बचा हुआ है, 15 सितंबर को एग्जाम है वार्डन का, तो लग जाओ वार्डन के पीछे। क्योंकि शिक्षक भर्ती में जो भी पढ़े हो पूरा का पूरा वार्डन में है। शिक्षक भर्ती में सीडी भी पढ़ते हो आप लोग, कितना बड़ा, और 10 नंबर का वार्डन में था बाल मनोविज्ञान, उसका छोटा सा सेक्शन बस। आप मैथ्स कितना पढ़ते हो वर्ग 2 के लिए, और उसमें आधा मैथ्स था उसका 25 नंबर का। छत्तीसगढ़ जीएस पढ़ते उधर भी था, इंडियन जीएस पढ़ते उधर भी था, हिंदी अंग्रेजी उधर भी था, सब कुछ था, कंप्यूटर वहां भी था यहां भी था। मतलब शिक्षक भर्ती के सिलेबस का नहीं में 40% सिलेबस बस होगा वार्डन में, 40 से 50%। रोज बोलता था कि तैयारी करो, शिक्षक भर्ती साल नहीं आएगा, कंफर्म हो गया है, तो खाली बैठे रहने से अच्छा है कि किसी एग्जाम को टारगेट कर लो। टारगेट करोगे तो खाली नहीं बैठोगे। एग्जाम निकल गया वार्डन तो बहुत अच्छी बात है, नहीं निकला तो भी 3 महीना आपका खाली नहीं जाएगा, पढ़ते पढ़ते निकलेगा। और बाई चांस अगर आ भी गया शिक्षक भर्ती, तो आप जो मेहनत कर रहे हो ना वही निकाल पाओगे शिक्षक भर्ती को भी, क्योंकि आप लगातार पढ़ रहे हो, मेहनत कर रहे हो। 3-4 बच्चे ऐसे थे, निखिल पात्रे करके और अश्विनी करके, ऐसे 2-3 बच्चे का तो नाम भी याद है मेरे को, शिक्षक भर्ती बैच के, प्योर शिक्षक भर्ती बैच के, उन्होंने वार्डन का एग्जाम निकाल लिया। सोचो, वो मुझे मैसेज किए थे, कभी हम सोचे भी नहीं थे जीवन में कि हम वार्डन का एग्जाम निकाल पाएंगे। अरे निकालना छोड़ो सर, कभी बैठ पाएंगे भी नहीं सोचे थे हम कि कभी बैठेंगे, देंगे एग्जाम को। आज पोस्टेड है, सोचो पोस्टिंग भी आ गया है शिक्षक भर्ती बैच के। और कुछ बच्चे ऐसे थे जिनका 65 नंबर, 70 नंबर, 75 नंबर आया, उनके मन में एक आत्मविश्वास जग गया कि सर मोटिवेशन तो मिल गया हमको कि शिक्षक भर्ती के लिए ही नहीं बने हैं, दूसरे एग्जाम भी निकाल सकते हैं। क्योंकि 65 नंबर, 70 नंबर, 75 नंबर 100 में लाना बहुत बड़ी बात थी। कट ऑफ थोड़ा हाई गया था वार्डन का, 5 नंबर से बाहर हुआ, कोई 2 नंबर से बाहर हुआ, तो उनके मन में एक आत्मविश्वास जग गया कि सर ये नहीं निकला लेकिन आगे तो निकाल ही लेंगे हम एग्जाम। वही बोल रहा, तैयारी करिए, एग्जाम्स तो निकल जाएगा, तैयारी करिए आप, एग्जाम से सामने। अमीन पटवारी को फोकस करिए, 50 पद कम भी नहीं होते यार। अब आप बोलेंगे हमको आदत पड़ गया है 12,000 पदों का, 10,000 पदों का, तो उतने तो आएंगे नहीं विभागीय एग्जाम में। 50 में आप क्यों नहीं ले सकते, बताओ ना मेरे को। आप ऐसा क्यों सोचते कि 50 में मैं नहीं बना हूं, कोई और ही बच्चा 50 में ले पाएगा, मैं क्यों नहीं 50 में, दूसरा ही क्यों, मैं क्यों नहीं 50 में, बताओ ना। 50 छत्तीसगढ़ के बच्चे ही तो निकालेंगे ना अमीन पटवारी के 50 पद, कोई बाहर से तो आएंगे नहीं। आईआईटीएन तो थोड़ी आएंगे निकालने के लिए, कलेक्टर थोड़ी बैठेंगे आके, जो आईएएस का एग्जाम निकाले हैं, यूपीएससी निकाले, वो थोड़ी आके बैठेंगे यार। जो सीजीपीएससी निकाले हैं, डीसी बने, वो थोड़ी आके बैठेंगे, अपनी जैसे बच्चे बैठेंगे, और वो भी बैठते हैं तो वो भी तो अपने लेवल के ही बच्चे हैं सब। तो अपन क्यों नहीं 50 में आ सकते हैं, अपन क्यों ऐसा सोच लेते हैं कि 50 पद आए तो अपन 50 पद में बाहर हो जाएंगे सर, 50 में अपना भी होगा सर, ऐसा मान के तैयारी करनी पड़ेगी आपको और निकाल लेंगे एग्जाम। कोई ऐसा नहीं कि टफ है यार, कंटिन्यूटी देनी पड़ेगी आपको, लगातार बने रहना पड़ेगा, एग्जाम निकाल लेंगे आप लोग। देखो गणित में क्या क्या है एक बार देख लो, कल से स्टार्ट करूंगा पूरा। पहला लेक्चर ध्यान रखिएगा, मेरा थोड़ा इंट्रो ही रहता है कि क्या क्या पढ़ना है, क्या स्ट्रक्चर है, थोड़ा फील तो आए कि जिस एग्जाम के लिए आप यहाँ पढ़ने आए हैं समझ में तो आए वो एग्जाम है क्या, क्या स्ट्रक्चर है, क्या सिलेबस है, समझ में तो आए वो। गणित में क्या क्या पढ़ना है, कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं देखिए। सबसे पहले कुछ बेसिक चैप्टर्स के नाम में लिख रहा हूं, कुछ बेसिक चैप्टर्स, बहुत सारे चैप्टर्स हैं। कुछ बेसिक चैप्टर्स में जैसे पहला है संख्या पद्धति, जिसको बोलते हैं नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। दूसरा है सरलीकरण, इसको बोलते हैं सिंप्लीफिकेशन। तीसरा है भिन्न संख्या, इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल नंबर। ये 3 बेसिक चैप्टर है जहां पे आप अपना बेस बनाते हैं। यहां पे आप सीखते हैं कि संख्या क्या होती है, संख्या कितने प्रकार की होती है, संख्या के अलग अलग प्रकारों पर प्रश्न बनते हैं, कैलकुलेशन सीखते हैं, वी बॉड मास रूल, इकाई का अंक निकालना सीखते हैं, शेषफल प्रमेय के बारे में सीखते हैं, यहाँ पे विभाज्यता के नियम पढ़ते हैं कि 2 से भाग जाने का नियम, 3 से भाग जाने का नियम, ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे टॉपिक्स हैं। फॉर्मूले सीखते हैं, बेसिक फॉर्मूले, जैसे बीज गणितीय सूत्र यहीं पे कवर हो जाते हैं, a+b का होल स्क्वायर, a+b का होल क्यूब, समझ आ रहा है। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, उनके वर्गों का योग, n इंटू n प्लस 1/2, ऐसे कुछ फॉर्मूले जो देखे होंगे, सुने होंगे आप लोग। तो ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो आपका बेस बनाते हैं।
तो यहां पे पूरा बेस बनाने का काम चलता है, नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, फ्रैक्शनल नंबर। इसके बाद दो और बेसिक चैप्टर आते हैं, एक आता है आपका वर्गमूल और घनमूल, वर्गमूल और घनमूल, और इसके बाद आता है आपका एक घातांक और करनी, घातांक और करनी, इंडाइसेस एंड सर्ट्स। ये बेसिक चैप्टर हैं पांचों, ये पढ़ लिए तो कैलकुलेशन को लेकर के या कुछ नियम जो होते हैं, फॉर्मूले जो होते हैं, उनको लेकर के कोई समस्या नहीं रहती। फिर ये 5 चैप्टर ऐसे हैं। इसके बाद आगे कंसेप्चुअल चैप्टर चालू हो जाते हैं। कंसेप्चुअल चैप्टर का मतलब ये देखिए, जैसे बात करूं मैं औसत, बात करता हूं मैं औसत की, औसत, एवरेज बोलते हैं, ये कंसेप्चुअल चैप्टर हो गया। इसके बाद प्रतिशतता या प्रतिशत, इसी में सब कवर हो जाता है। इसके बाद लाभ हानि, प्रॉफिट लॉस, इसी में छूट और अंकित मूल्य वाला सेक्शन कवर हो जाता है। इसी से लिंक होता है दो और चैप्टर, जिसको बोलते हैं साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, और चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट। परसेंटेज का ही पूरा एप्लीकेशन है ये, परसेंटेज का ही एप्लीकेशन है प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज का ही एप्लीकेशन है एसआई और सीआई। इसके बाद आप आगे बढ़ते हैं, कुछ और चैप्टर्स देखते हैं कंसेप्चुअल चैप्टर में ही, कुछ और चैप्टर, जैसे बात करूं मैं अनुपात समानुपात की, अनुपात समानुपात, रेशियो प्रोपोर्शन बोलते हैं इसको, अनुपात समानुपात, रेशियो प्रोपोर्शन। इसी का एप्लीकेशन होता है एक मिश्रण, और एक और एप्लीकेशन है जो कि व्यापम में थोड़ा कम आता है लेकिन कभी कभार प्रश्न आए हैं, जिसको बोलते हैं साझा, पार्टनरशिप। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो कुछ और कंसेप्चुअल चैप्टर्स में, जैसे लस मस, लस एंड मस, एचसीएफ और एलसीएम। एक और है एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स, आयु संबंधित प्रश्न, आयु संबंधित प्रश्न, एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स। अब इसके बाद समय को लेकर के प्रश्न आते हैं, जैसे बात करूं अगर मैं तो ये 3 चैप्टर, जो कि समय और दूरी, टाइम एंड डिस्टेंस, समय और दूरी, इसी से लिंक होता है एक और रेलगाड़ी, और इसी से लिंक होता है एक और नावधारा। तो समय दूरी, रेलगाड़ी, नावधारा, टाइम एंड डिस्टेंस, ट्रेन, बोट एंड स्ट्रीम। एक और 19 नंबर 20 नंबर, समय और कार्य, पाइप और टंकी, समय और कार्य, पाइप और टंकी। ये 20 चैप्टर देख पा रहे हैं, समझ आ रहा है, ये 20 चैप्टर। अब ऐसा नहीं कि सर कोई चैप्टर इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है क्या, सारे इंपॉर्टेंट है, बस थोड़ा सा इंपॉर्टेंट जो नहीं है व्यापम के एग्जाम के लिए वो साझा है। पीएससी में लेकिन बहुत आता है साझा का क्वेश्चन, पीएससी मेंस में 8 नंबर तक का प्रश्न आया है, पीएससी प्री में, एसीएफ में, एई में, वनडे एग्जाम्स में भी भर भर के प्रश्न आए हैं। तो साझा के प्रश्न आते हैं पीएससी में बहुत सारे। तो ये चैप्टर हो गए 20, समझ आ रहा है, इतने चैप्टर हो गए, अभी खत्म नहीं हुआ है, ये 20 चैप्टर हो गए। इसके बाद जो सेक्शन आता है वो ज्यामिति और क्षेत्रमिति, सबसे इंपॉर्टेंट व्यापम के लिए। व्यापम में भर भर के प्रश्न आते हैं, ज्यामिति और क्षेत्रमिति, मतलब ज्योमेट्री और मेंसुरेशन, सबसे ज्यादा प्रश्न तो वहीं से आते हैं व्यापम में। व्यापम के लिए ज्यामिति और क्षेत्रमिति बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ आया यहां तक। ज्यामिति और क्षेत्रमिति में क्या क्या पढ़ना है देखो, ज्यामिति और क्षेत्रमिति, ज्यामिति और क्षेत्रमिति, इसको बोलते हैं ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन, ज्यामिति और क्षेत्रमिति। अब इसमें क्या क्या पढ़ना है देखो, इसमें पढ़ना है आपको रेखा और कोण, रेखा और कोण, इसको बोलते हैं लाइन एंड एंगल। दूसरा होता है 2D फिगर्स, 2D आकृतियां, 2D आकृतियां, 2D फिगर्स, 2D आकृतियों में त्रिभुज, चतुर्भुज, वृत्त। 3D आकृतियां, 3D आकृतियों में घन, घना, बेलन, शंकु, गोला। इसके बाद पढ़ते हैं अपन क्या, इसके बाद पढ़ते हैं त्रिभुजों की समरूपता और सर्वांग समता, त्रिभुजों की समरूपता और सर्वांग समता, और सर्वांग समता। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स वृत्त को लेकर, त्रिभुज को लेकर, चतुर्भुज को लेकर। इसके बाद कुछ विविध प्रश्न देखते हैं अपन, कुछ विविध प्रश्न। इतना सेक्शन है ज्यामिति और क्षेत्रमिति का।
हाँ, इसमें सब कुछ आ जाएगा। जैसे देखो, ज्यामिति और क्षेत्रमिति में फर्क क्या होता है, ज्यामिति का मतलब क्या और क्षेत्रमिति का मतलब क्या। तो ज्यामिति में जैसे मैं त्रिभुज की प्रॉपर्टीज को पढ़ रहा हूं, प्रॉपर्टीज, त्रिभुज में जो प्रॉपर्टीज है त्रिभुज की, समझ आ रहा है, त्रिभुज के आपस में संबंध को पढ़ रहा हूं मैं। और क्षेत्रमिति में त्रिभुज के परिमाप को निकाल रहा हूं मैं, त्रिभुज के क्षेत्रफल को निकाल रहा हूं मैं, उसी को क्या बोल दूंगा, क्षेत्रमिति। समझ आ रहा है। तो आप अगर ज्यामिति और क्षेत्रमिति देखेंगे तो बहुत अलग नहीं है। ज्यामिति में अपन उनकी प्रॉपर्टीज, उनके रिलेशंस, ये सब देखते हैं, और क्षेत्रमिति में अपन उनके फॉर्मूलों पर काम चालू कर देते हैं कि परिमाप कैसे निकालेंगे त्रिभुज का, क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे त्रिभुज का, ये सब कहां देखते हैं अपन, क्षेत्रमिति में। तो 2D फिगर्स में सब कुछ आ जाएगा, 2D फिगर्स में त्रिभुज आ जाएगा, 2D फिगर्स में चतुर्भुज आ जाएगा और वृत्त आ जाएगा। सारे त्रिभुज, सारे त्रिभुज, विषमबाहु, समबाहु, समकोण, समद्विबाहु, समद्विबाहु समकोण, सब कुछ, सारे चतुर्भुज, आयत, समझ आ रहा है, वर्ग, समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, सारे चतुर्भुज आ जाएंगे। 3D में सब आ जाएगा। 3D में आ जाएगा घन, 3D में आ जाएगा घनाभ, बेलन, शंकु और गोला, बेलन, शंकु और गोला, ये सब पढ़ना है आपको। प्रमेय में आप पढ़ेंगे जैसे कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, सुने ऐसा, समझ आ रहा है। चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण शेष चाप पर बने कोण का दोगुना होता है, ऐसा प्रमेय सुने हैं। ये सब, ये सारे प्रमेय पढ़ते हैं अपन। इसी में बहुभुज पढ़ते हैं, यहाँ पे रेखा और कोण में बहुभुज, बहुभुज का आंतरिक कोण, बहुभुज का बाह्य कोण, बहुभुज के विकर्ण, ये सब पढ़ते हैं अपन रेखा और कोण में। इतना सेक्शन है। व्यापम में अगर मैथ्स में नंबर लाना है, मैथ्स में स्कोर करना है, तो ये पढ़ना पड़ता है आपको, ये पढ़ना पड़ता है। तो 3-3 घंटा क्लास लेता हूं इसको मैं, सैटरडे संडे कभी कभी प्लान ऐसा रहता है, 3-3 घंटे क्लास चलती है, क्योंकि इसके लिए समय चाहिए होता है थोड़ा। इतना सेक्शन है व्यापम के लिए। अब एक सेक्शन डीआई का रहता है, डीआई, लेकिन व्यापम के कुछ सिलेक्टेड एग्जाम्स में ही रहता है ये डीआई। डीआई का मतलब होता है डेटा इंटरप्रिटेशन, आंकड़ों की व्याख्या, डेटा इंटरप्रिटेशन, इसको बोलते हैं आंकड़ों की व्याख्या। ये सब पढ़े हो गया। पाई चार्ट सुने हैं क्या, पाई चार्ट, डेटा को रिप्रेजेंट करने का तरीका, दंड आलेख, इसको बोलते हैं बार ग्राफ, लेखा चित्र, इसको बोलते हैं लाइन ग्राफ, और सारणियन, इसको बोलते हैं टेबुलेशन। पाई चार्ट, दंड आलेख, लेखा चित्र और सारणियन मतलब डेटा को रिप्रेजेंट करने का तरीका। जैसे सर्कल के सेक्टर में डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं, इसको क्या बोलते हैं, पाई चार्ट। देखें वैसे डायग्राम, दंड आलेख एक्स और वाई एक्सिस पे ऐसे दंड आलेख बना करके डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं। लेखा चित्र एक्स और वाई एक्सिस पे लाइन ग्राफ बना के डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं। सारणियन टेबुलेशन के फॉर्मेट में डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये सेक्शन व्यापम के मैक्सिमम एग्जाम्स में आपको देखने को नहीं मिलता। शिक्षक भर्ती के वर्ग 2 में मिलता है ये, वर्ग 2 में, शिक्षक भर्ती के वर्ग 2 में, शिक्षक में वहां मिलता है। बाकी मैक्सिमम आरआई पटवारी मंडी ये सब में नहीं मिलता, आमीन पटवारी ये सब में नहीं मिलता आपको। तो डीआई का सेक्शन जो है व्यापम के मैक्सिमम एग्जाम्स में आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो व्यापम के मैक्सिमम एग्जाम्स में जो आपको देखने को मिलेगा वो ये लिखा हूं मैं, इतने चैप्टर्स हैं, ये सारे चैप्टर्स। इसमें साझा थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट है, बाकी सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट हैं। डीआई व्यापम के मैक्सिमम एग्जाम्स में आपको देखने को नहीं मिलेगा। इतना पढ़ना होता है आपको मैथ्स में। रीजनिंग की तो बात ही नहीं किया अभी, मेहनत लगता है। आप सोचो कहां से 1 महीना में हो पाएगा, 5-6 महीना कम से कम चाहिए आपको। 3 महीना तो मैथ्स को ही खत्म करने में लगता है, करीबन 80 लेक्चर, कम से कम 80 लेक्चर, 80 घंटे कम से कम बोल रहा हूं। और संडे को मैं एक्स्ट्रा लेता हूं ये सब के लिए, ये सब के लिए। तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी तब निकलेगा। रीजनिंग व्यापम में थोड़ा कम है पीएससी की तुलना में। पीएससी में जो बड़े बड़े चैप्टर्स, जैसे पहली परीक्षण सुने होंगे आप, एक पूरा पहली दिया रहता है, उसको सॉल्व करना होता है। बैठक व्यवस्था, सिटिंग अरेंजमेंट, एक वृत्ताकार मेज में, एक स्क्वायर मेज में बैठा देता है, समझ आ रहा है, वो सब व्यापम में नहीं है। घड़ी, कैलेंडर, ये सब नहीं है व्यापम में। न्याय निगमन सुने हैं, कुछ ए बी हैं, सभी ए बी हैं, कथन दिए रहते हैं फिर निष्कर्ष, ये व्यापम में नहीं है। तो व्यापम का रीजनिंग थोड़ा कम है मैथ्स, मतलब पीएससी की तुलना में। मैथ्स ज्यादा है व्यापम में पीएससी की तुलना में। बाकी पीएससी में भी यही सब आता है यार। आजकल तो पीएससी ये सब देना बहुत स्टार्ट कर दिया है, बीच में पीएससी ये सब नहीं देता था। आजकल तो ज्यामिति और क्षेत्रमिति का 7-7, 8-8 प्रश्न दे रहा है पीएससी प्री के पेपर में। तो पीएससी में तो डीआई भी आता है, भर भर के आता है डीआई तो पीएससी में।
मतलब इतना ही मैथ्स है, इससे बाहर किसी एग्जाम में नहीं मिलेगा आपको। सेंट्रल के एग्जाम देंगे एसएससी वगैरह तो वहां पे ट्रिग्नोमेट्री मिलता है, एक आध दो प्रश्न ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति, साइन कॉस टेन कॉट, लेकिन सीजीपीएससी सीजी व्यापम के किसी एग्जाम में त्रिकोणमिति नहीं है। शिक्षक में वर्ग 1 में मिलता है, फिर वो व्याख्याता में पढ़ते हैं उसको। मैथ्स से अगर आप लेक्चरर का पद अगर तैयार कर रहे हैं तो वहां पे मिलता है आपको, बाकी त्रिकोणमिति कहीं पे नहीं है, ये मान के चलिए। इतना पढ़ना है मैथ्स में। रीजनिंग में भी करीबन 20-25 चैप्टर रीजनिंग में कवर करने, लगभग 20 से 25 चैप्टर रीजनिंग में कवर करने हैं। तो कल से स्टार्ट करूंगा, सीक्वेंस से चलेंगे, एक एक करके स्टार्ट करेंगे, बेसिक से स्टार्ट करेंगे, बेस बनाएंगे, कहीं पे दिक्कत नहीं होगी। मैथ्स को समझने में, रीजनिंग को समझने में कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इसकी गारंटी मैं ले रहा हूं कि मैथ्स और रीजनिंग आपको समझ में पूरा आएगा। प्रैक्टिस शीट भरपूर मिलेगा, क्लास नोट्स बनाइए और प्रैक्टिस शीट आपको भरपूर मिलेगा, भरपूर प्रैक्टिस शीट मिलेगा। बाइलिंगुअल रहता है प्रैक्टिस शीट मेरा, भरपूर मिलेगा। प्रैक्टिस शीट लगाइए, नोट्स बनाइए, उससे बाहर कुछ नहीं करना है आपको। ठीक, यहां तक पढ़ लीजिए। फिर समझ आया लेक्चर आज का? तो इंट्रो दिया मैंने, कुछ पढ़ाया नहीं है आज, थोड़ा इंट्रो दिया ताकि एक पिक्चर समझ में आए कि तैयारी कैसे करना है आपको। रीजनिंग का सिलेबस कल लिख दूंगा मैं, क्या है रीजनिंग में, क्या क्या पढ़ना है, उसके बाद स्टार्ट करूंगा पहला टॉपिक फिर मैं। चलिए कल मिलते हैं। सीजी की क्लास होगी अभी आपकी, तीसरी क्लास। कुछ पूछना तो नहीं किसी को, बाकी बातचीत करते रहेंगे। तैयारी करिए, तैयारी करिए, देखिए और कोई विकल्प तो है नहीं। कॉमन तैयारी करिए, कोई एग्जाम अगर आता है तो उसको फोकस करिए। अभी अमीन पटवारी आपके सामने, फोकस करिए उसको। अमीन पटवारी को फोकस करेंगे तो आगे के एग्जाम जो आने वाले हैं उनके लिए रास्ता खुलेगा, ये बोल रहा हूं। ठीक, देखते हैं कल।